सबसे पहले मैं महाराजा अग्रसेन के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि उनका जन्म आज से 5144 वर्ष पूर्व हुआ। उसका पूरा रिकॉर्ड है आज भी अनेक ताड़पत्रों पे या भोजपत्रों के ऊपर। उस समय इतिहास को लोग याद रखते थे, हाथ से कापियां लिखते थे और वो कापियां खराब हो जाती थी तो दूसरी कापियां लिखते थे। हमारे पास 3000 पुराने भोजपत्र पे भी अभी इतिहास है जिसकी कार्बन रेटिंग की गई। महाराजा अग्रसेन 15 वर्ष की उम्र में महाभारत का युद्ध लड़ा, जो उनकी क्षमता के बारे में बताता है। महाभारत में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो वापस आए और उन्होंने अपने राज्य के अंदर एक ऐसी खुशहाली लाई, इसलिए उनको उस समय हिंदुस्तान में जितने राज्य थे तो उन्हें महाराजा की उपाधि मिली। महाराजा यानी सभी लोगों में जो महान होता है उसको महा की उपाधि मिलती है। जैसे महाराणा प्रताप, उस समय राणा लोगों को राणा कहा जाता था, कई लोग राजा कहते थे, परंतु महाराणा की उपाधि सिर्फ महाराणा प्रताप को ही मिली। और भी महा की उपाधि, किसी को महामानव की उपाधि हम बोलते हैं, तो एक डॉक्टर शरद दीक्षित को मिली है, जिन्होंने लगभग 1.5 लाख ऑपरेशंस इंडिया में कटे हुए ओटों की किए। राधा कृष्ण हॉस्पिटल में 14,000 ऑपरेशंस किए और नोबेल पुरस्कार में उनका दूसरा नंबर रहा। तो महा की उपाधि महात्मा को भी मिली, गांधी को। तो ऐसे आपको गिने चुने लोग मिलेंगे। शरद दीक्षित जी का नाम नोबेल पुरस्कार में 2nd नंबर रहा। अब मैं महाराजा अग्रसेन की बात करूंगा कि महाराजा अग्रसेन का इतिहास आज के युग में भी प्रासंगिक है। महाराजा अग्रसेन ने उस समय लोकतंत्र की स्थापना की। आप लोकतंत्र यानी कैसे, जैसे छोटे छोटे गांव होते थे, छोटे छोटे कस्बे होते थे, तो वहां समझो 500 परिवार है, 1000 परिवार है या 5000 परिवार होते थे। तो वहां कोई भी दूसरे राज्य का आदमी आता था तो उसके अंदर समाजवाद की भावना देते थे, जो आज समाजवाद के नाम से सत्ताएं चल रही है। उनको हर परिवार 1 रुपया और 1 ईंट देता था। तो 1 ईंट मिल गई तो घर बन गया। उसमें थोड़ा बहुत खर्चा, जो 1-1 रुपया आया उसमें से खर्च हो गया और उसका खुद का मकान हो गया। बचे हुए पैसे से वो अपना व्यवसाय करता था। तो महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपया 1 ईंट देकर समाजवाद की स्थापना की, जो सबसे सफल रहा और उसका सबसे पुराना इतिहास है। उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना के बारे में बात करूंगा। वो कहा करते थे कि प्रजा अपना राज्य छोड़कर कहीं भी जा सकती है, परंतु राजा अपनी एरिया को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए राजा ने प्रजा के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसकी खुशहाली के लिए कर्तव्य निभाना चाहिए। ऐसे महान विचार के महाराजा अग्रसेन थे। उस समय लोकतंत्र की स्थापना कैसे की कि जनपद के चुनाव होते थे, राजा के चुनाव होते थे। जनपद के चुने हुए अधिकारी राजा को बदल सकते थे। वही प्रथा आज चली आ रही है, पर उस समय राजा पैसे देकर, पैसे का मतलब सुख सुविधा देकर राज्य किया करते थे। और आज उल्टा है, राजा पैसे जनता से लेता है और दुनिया भर के टैक्स लेता है और प्रजा पर कुठाराघात होता है। अभी जैसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तो नहीं जाएगा राज्य करने, यहाँ का सरपंच नहीं जाएगा, परंतु यहाँ के प्रजा यानी हम महाराष्ट्र वाले, यहाँ से हम मध्य प्रदेश जा सकते हैं, केरला जा सकते हैं, हिमाचल जा सकते हैं। तो ये उनकी सोच थी, वो आज प्रासंगिक बन सकती है। उसी प्रकार महाराजा अग्रसेन का महाराज से बहुत बड़ा जुड़ाव था। आरवी के पास क्या नाम है, कौंडल्यपुर की माता भगवती देवी यानी उनकी पिताजी की पत्नी थी, यानी इनकी माता थी।
तो उस समय उनका नाम विदर्भी देवी करके था। तो विदर्भ का नाता और महाराजा अग्रसेन के अग्रवाह धाम का नाता उस समय से है। उसके बाद इतिहास ये मिलता है कि वहां पे किसानों की खुशहाली के लिए उस समय नहरें बनाई गई। वो अभी खुदाई के अंदर अग्रवाह के अंदर उस समय की नहरें मिली गई, यानी कार्बन रेटिंग के हिसाब से। तो नहरों का इंतजाम उन्होंने किया था। उसके बाद में किसान कैसे खुशहाल रहे, उनकी फसलें कैसे बराबर दाम में बिके, उन्होंने गौधन को बहुत महत्व दिया था। आज हमारे यहाँ की गौधन के अंदर भारत का गौधन पूरा 90% फॉरेन में चले गया। जो हमारे यहाँ की नील गाय थी, राठी गाय थी, या यहाँ की गुजरात की गाय का नाम भूल रहा हूँ, नील जो भी गाय का नाम है, वो अच्छे बीज हमारे चले गए फॉरेन में, और वहां के हमारी जर्सी गाय आ गई जिसकी क्वालिटी सुअर के बराबर है। ये काऊ में A1 और A2 दूध होता है, जिसको इंटरनेशनली साइंटिफिक लोगों ने प्रूव किया है, वो विषय अलग है। उसके बाद इन्होंने हमारे यानी जैसे हम बोलते हैं मंत्रों में क्या ताकत है, उस समय का ही इतिहास है कि वे महालक्ष्मी के उपासक थे। उनकी उपासना से धन वर्षा होती थी, यानी किसान खुशहाल रहते थे, व्यवसायी खुशहाल रहते थे। उस समय उनके यहाँ पढ़ाई के सिस्टम थे अच्छे। तो उस समय के हिसाब से इन्होंने काफी कार्य विकास के लिए किया। तो इनको युग विकास पुरुष भी कह सकते हैं। उसके बाद में आप देख रहे होंगे ममता, उनको प्रजा के प्रति वो माँ का रूप धारण करके कार्य करते थे, ममता थी। आज हम देख रहे हैं किसी भी पार्टी का नेता हो, चुनकर आने के बाद ममता उतनी नहीं रहती या खत्म हो जाती है। और ममता होना पुरुष समाज के विकास के लिए, राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए ममता का आदान प्रदान होना चाहिए। उसके बाद आप क्षमता देखेंगे तो उन्होंने काफी सारे महाभारत के युद्ध के बाद भी राजाओं के छोटे मोटे युद्ध होते रहते थे। उनका जब शादी हुई तो आप आश्चर्य करेंगे, उनकी शादी आसाम के पास मणिपुर में हुई, जिसका नाम है अग्रतला। तो महाराजा अग्रसेन की शादी वहां हुई, इसलिए उसका नाम अग्रतला पड़ा। तो हमारे यहाँ हजारों कोस दूर एक राज्य से दूसरे राज्य में शादियां हुआ करती थी, और वे कभी इसके पक्षधर नहीं थे जातिवाद के। अग्रवाह के अंदर जो रहता था वो अग्रबंधु हो गया, चाहे वो किसी भी जात का हो, तो इनमें जातिवाद नहीं था। उसके बाद में क्षमता, ममता, समता। समता यानी समाजवाद का मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे समता थी, उसको उस वक्त समता कहते थे। उसके बाद में मानवता। हर धर्म का आधार मानवता है। मानवता के लिए उन्होंने जो कार्य किए उसी के ऊपर उन्हें महाराजा मिला। तो ये महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत थे। न वो कोई जातिवाद पे थे, न कहीं विशिष्ट वर्ग को मानते थे। वो क्षत्रिय थे, कुलवंश के क्षत्रिय थे। तो ऐसा इतिहास बताता है। उसके पूर्व का इतिहास मेरे को आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि वो महाराजा अग्रसेन की पीढ़ी में थे, महाराजा भगवान राम की पीढ़ी। महाराजा अग्रसेन भगवान राम की पीढ़ी में थे, इसलिए वो क्षत्रिय थे। परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को छोड़ा, क्योंकि जब 18 यज्ञ किए तो 8वें यज्ञ में बकरी की, गाय की, भैंसे की बलि देना पड़ता था। उस वक्त उन्होंने अहिंसा का रूप अपनाया और बोले मैं बलि नहीं दूंगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और एक अहिंसा का उन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया, और उस समय वो क्षत्रिय से वैश्य बने। और आज वैश्य समाज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के अंदर है। चाहे वो, मैं तो ये कहता वैश्य वो है जो श्रम भी करता है, पैसा भी लगाता है, रोजगार भी देता है, वो वैश्य होता है। उसके बाद में किसान पैसा भी लगाता है और श्रम भी करता है, तो वो भी वैश्य है। उसके बाद में कर्मचारी लोग बोलो तो वह भी अपना श्रम बेचते हैं। तो किसी चीज का क्रय विक्रय करना ही वैश्य को कहलाए।
अब आ गया कारपोरेट सेक्टर, वैसे पैसा लगाता है, खुद काम करता है और लोगों को रोजगार देता है और फिर सरकार को टैक्स देता है, तो वो वैसे होगा। अब आएंगे हम कारपोरेट सेक्टर की बात करेंगे। कारपोरेट सेक्टर क्या होता है? वो वैसे से बड़ा होता है, परंतु वह देश के पैसों की लूटमार भी करता है। अधिकांश 90% की बात करूंगा कि सरकार की साठगांठ से वो बहुत बड़ा व्यवसाय करता है। खैर, हम उसकी बात नहीं करेंगे ज्यादा, वो अलग विषय हो जाएगा। आज छोटे छोटे वैश्य जो 14 घंटे काम करते हैं, उनका जीवन खतरे में क्योंकि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी आ गई है, बड़ी बड़ी मॉल खुल गए हैं और फिर कारपोरेट सेक्टर के अनिल अंबानी जी है, अडानी जी है, या और भी 25 कारपोरेट सेक्टर है, वो छोटे उद्यमियों को बेरोजगार कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि छोटे उद्यमियों के 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 1000 दुकानें बंद हुई तो 3000 लोगों का काम गया, और 3 माल में कितने लोगों को काम मिलेगा? 40 से 100 लोगों को। तो 90% रोजगार की कमी होगी। और छोटा व्यापारी जितने कम मार्जिन से काम करता है, उतना कम मार्जिन में कोई नहीं करता। उसका ग्राहक से एक पारिवारिक संबंध होता है। तो उनके सिद्धांत आज के इस समय प्रासंगिक इस प्रकार है। एक सवाल था मेरा, महाराजा अग्रसेन ने जिस लोकतंत्र की स्थापना महाराज अग्रसेन ने की थी, उसमें मानवता, क्षमता, ममता, क्षमता और अहिंसा ये दिखा करती थी, लेकिन आज के लोकतंत्र में वो चीज दूर दूर तक के नजर नहीं आती। क्या कारण है? भाई, मेरे शब्द नहीं है ये। लोकतंत्र में एक बार कुर्सी मिल गई और कुर्सी का पावर मिल गया, तो वो देखते हैं 500 में मैं कितना बटोर लूं, फिर उसी के पैसे से फिर छीन के आऊंगा। हम देखते हैं लोकतंत्र में जातिवाद के नाम पर नोट बट्टे, झोपड़पट्टी के नाम पर नोट बट्टे, दारू बट्टी है, मीडिया बिकती है। ये आप मीडिया वाले, मैं जरा स्पष्ट से बोलने वाला हूँ, बहुत कम मीडिया है जो नहीं बिकती। आज हम रात दिन टीवी खोलते, 80% टीवी वही टेपिंग गाते, जनता का व्यू लेते, जो उनके फेवर में बोलता वो दिखाते, जो अनफेवर में बोलता उसको कट कर देते। तो लोकतंत्र पर यानी जनता को मूर्ख बनाकर धूर्त लोग राज्य करते हैं, इतना मेरे स्पष्ट शब्दों में मैं कह सकता। अगर महाराजा अग्रसेन का लोकतंत्र आज अगर वापस आता है और अप्लाई किया जाता है आज के समय में, तो क्या परिस्थिति होगी, क्या चेंजेस होगा? मैं आपको ये बताऊं कि महाराजा अग्रसेन खुद ही मानवता के पुजारी नहीं थे। उन्होंने समाज को संस्कार दिए। आज उसी संस्कार के कारण महाराजा अग्रसेन को मानने वाले विश्व के अंदर मानवता के गुण, क्षमता के गुण, अहिंसा के गुण का फॉलोअप करते और उससे रोजगार आएगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि उनके इसमें युद्ध भी करना एक कला थी, और कोई शत्रु उन पे वार करता है तो महाभारत के बाद भी इन्होंने कई युद्ध लड़े और हर जगह जीते। आज हमारे यहाँ स्वतंत्रता मिली तो उसमें अग्रवंश लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, यह भी मैं बताना चाहूंगा। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, जो हिंदी के संस्थापक थे और हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कविताएं बड़ी ओजस्वी हुआ करती थी। आपने लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा, जिनके सर पे लाठी पड़ी थी और उनके प्राण उड़ गए थे। आपने संस्कार की बात करेंगे तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जो विश्व के अंदर जिनकी किताबें हिंदू धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति चलती। उसी प्रकार आप कमल नयन जी बजाज का नाम सुने होंगे। कमल नयन जी बजाज ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूरी तिजोरियां खोल दी थी। आपने सत्यनारायण जी बजाज का नाम सुना होगा, जो हमारे वर्धा के थे। सुभाष बोस उनके यहाँ रुका करते थे, जयप्रकाश नारायण रुका करते थे। महात्मा गांधी को उन्होंने जगह दी अपनी, विनोबा भावे को दी। ये तो सब धन दिया, पर तन क्या दिया? अंडमान निकोबार में 6.5 साल जेल में रहे।
और वो सुभाष वादी थे, कट्टर थे, गरमपंथी दल के थे। उसके बाद में राम मनोहर लोहिया को कौन नहीं जानता, जिन्होंने समाजवाद को फिर से उत्थान किया। आपको मैं उनका एक किस्सा सुनाता हूँ राम मनोहर लोहिया जी का, कि वो बेंगलोर गए थे, तो वापसी में उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था। तो एक प्रेस में गए तो वहां से पैसे की सहयोग मांगा, तो बोले मेरे मालिक तो बम्बई रहते हैं, मैं कहाँ से दूंगा। तो उन्होंने लेख लिखकर 5 प्रेस वालों को भेजा और उनको जितने पैसे की जरूरत थी उससे ज्यादा उनको मानधन मिला। यानी इतने फक्कड़ थे वो, नेहरू से नहीं डरते थे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं डरते थे और स्पष्ट वक्ता थे। जब लोकसभा में बोलते थे उस समय विरोधी बहुत कम होते थे, पर इनको सुनने के लिए सब आतुर रहते थे और समाजवाद के प्रति उन्होंने कार्य किया। उनके सिद्धांतों में दुकान चल रही है, गांधी के सिद्धांतों में दुकानें चल रही है, ये हम सबको मालूम। उसी प्रकार मैं अग्रवंश की बात करेंगे। आज लाखों धर्मशालाएं, मंदिर भारत के अंदर लाखों, लिस्ट बनी थी 1,22,000 धर्मशाला और मंदिर अग्रबंधुओं ने बनाया। सैकड़ों हॉस्पिटल है, हजारों हॉस्पिटल है, हजारों स्कूलें हैं और ये कहीं पे अपनी जात को लेके नहीं जाते। क्यों? सब इनकी जात एक ही है, मानवता। उसके बाद में अभी हम बोलेंगे कि देश को और क्या दिया। देश को सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अग्रबंधु देते हैं। अब बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़िए, 48% स्मॉल मिडिल जो है इनकम टैक्स पे वो अग्रबंधु है। उसके बाद में रोजगार की बात करेंगे। आपको मैं ये बता दूं, अग्रबंधुओं के अंदर सिंघानिया, बजाज, आपके वेदांता ग्रुप के अग्रवाल, लक्ष्मी मित्तल, ये तुम्हारे जिंदल, ऐसे गुप्ता, ऐसे अनेक लोग हैं कि जो रोजगार देते हैं, हर जगह हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं। आज नागपुर के अंदर देखिए आप, कितने हॉस्पिटल्स है, कितने छात्रावास है, कितनी कॉलेजेस है। तो यह संस्कार महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के कारण मिलते रहे। और अभी हम जातिवाद की बात करेंगे। उनके यहाँ जो उनके राज्य में रहता था वो अग्रवाल कहलाता था। तो आप भी देखेंगे अग्रवाल में भी कई किस्म के अलग अलग लोग होते हैं। आज इनमें से भी कई लोग बेचारे 10,000 के नीचे के वेतन पर काम कर रहे हैं। तो गरीबी अमीरी सब जगह है, पर इन्होंने एक चीज सिखाया कि पैसा देकर या सब्सिडी देकर उसे बिगाड़ो मत, उसे उठाओ, उसे काम सिखाओ, जिससे वो हर महीना पैसा कमा सके। तो ये महाराजा अग्रसेन का इतिहास था। और हमारी जो पेरेंट कंपनी है अग्रवा, महाराजा अग्रसेन की, जिन्होंने अग्रवा पे साइंटिफिकली खोज करी और अग्रवा का ऊपर अग्रवा धाम के अंदर खुदाई करी और उस खुदाई के बाद काफी सामग्री मिली और उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया। आज उनकी कम से कम अग्रवा विकास ट्रस्ट की 10 स्कूल है, 10 कॉलेजेस है और 3 मेडिकल कॉलेज है और 5-7 हॉस्पिटल्स है। और वो हर जगह अपनी अपनी शाखाएं खोल रहे हैं और अभी कुछ रिकॉर्ड ब्रेक काम भी कर रहे हैं आप लोग, वो मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा। क्योंकि पेरेंट कंपनी के बिना दूसरी इकाइयां आगे नहीं बढ़ती है। तो अग्रवा विकास ने अभी सबसे बड़ा एक ये बना रहा है दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल एकेडमी बना रहा है, जिसके अंदर रहने की व्यवस्था रहेगी और वहाँ पे बहुत बड़ा शोध संस्थान केंद्र रहेगा। उसके बाद में गरीब कन्याओं की शादी करेंगे, उनके एडमिशंस, बच्चों के एडमिशंस करवाना, उनको छात्रवृत्ति देना, वो सेंटर के माध्यम से। अभी हमारा ये जो समाज है 362 घटकों में बटा हुआ था, उनको उन्होंने जोड़ा। हमारे यहाँ जातिवाद पे, फिर वो हर समाज में होता है 5 10 20 क्या क्या होता है मैं नहीं जानता। उसके बाद यह भवन का कार्यक्रम
41 कमरों के साथ बन रहा है और अभी इन्होंने कोविड काल के अंदर 200 कमरों के अंदर निःशुल्क कोविड के मरीजों को दाखिल किया, क्वारंटाइन किया और ये बहुत बड़ी गौशाला भी चलाते हैं अग्रोहा विकास ट्रस्ट, जिसके अंदर 4700 गाय है और गाय हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा किसानों के लिए और राष्ट्र के लिए फायदेमंद है, पर कोई भी सरकार इस पर सही काम नहीं कर पाई है। इस प्रकार महाराजा अग्रसेन के कार्यों को, सिद्धांतों को आज के युग में हम अपनाएं तो राष्ट्र के अंदर आपस के मतभेद खत्म हो जाए और हम विकास के मार्ग पे बढ़ेंगे। यही महाराजा अग्रसेन को जयंती पर मैं यही कहूंगा कि पूरे देश के लोग बिना किसी जात पात के समन्वयता के साथ आगे बढ़े। नमस्कार।